नमस्कार। नया सवेरा के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आपको बताएंगे किस तरह से चुनावी पारा और बढ़ता हुआ, आखिरी 3 चरण बचे हुए हैं और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनावों में। जी हां, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना है। साथ ही इस चुनावी पारे के बीच में आपकी मुश्किलें बढ़ती हुई कैसे, बताएंगे आपको अगले 1 घंटे में। मैं हूं जया सिन्हा और साथ में मेरी सहयोगी भावना। जया, सुप्रभात। धन्यवाद। आप सभी को भी सुप्रभात। जी हाँ, जया ने सही कहा और किसी ने सही कहा है कि अगर संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। इसीलिए इस समय लोकसभा चुनाव के शेष बचे 3 चरणों के चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जीतोड़ कोशिश कर रही हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में 3 चुनावी रैली होने वाली है। इसके साथ साथ अमेठी और रायबरेली 2 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट हैं और आज राहुल गांधी संयुक्त चुनावी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव के साथ। इसके साथ नजर होगी स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले को लेकर भी, खेल, कारोबार, एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरें भी होंगी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री का मेगा प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में करेंगे 1 जनसभा। बीजेपी दिग्गज समर्थन जुटाने की जीतोड़ कोशिश में लगे। अमित शाह यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड में तो राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। उड़ीसा के कांटाबाजी में जेपी नड्डा करेंगे पब्लिक मीटिंग। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में होगी साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे प्रचार। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप पर एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को किया तलब। विभव कुमार ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्वाति मालीवाल का एम्स पे हुआ मेडिकल। भाजपा के केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। मौसम की खबरों में राजस्थान में 45 डिग्री से ऊपर चढ़ेगा पारा। अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना। एलोरा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निकहत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। और साथ ही खेल की खबरों में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला चढ़ा। बारिश की भेंट, मैच रद्द होने के साथ प्लेऑफ में पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती के साथ। तो शेष बचे 3 चरणों के चुनावों के लिए सियासी चौसर बिछ चुकी है और लोकसभा चुनावों के शेष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार भी जारी है। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और फिर 3 बजे हमीरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री मुंबई साउथ सेंट्रल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस लोकसभा सीट से वकील उज्जवल निकम भाजपा प्रत्याशी हैं। तो यूपी और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर भी जाने वाले हैं और चुनावी हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और जनता से अपील कर रही हैं कि वे उन्हें इस बार वोट दें। और भाजपा की इस बार कोशिश है कि हैट्रिक लगे और 400 पार के नारे के साथ भाजपा इस समय आगे बढ़ती नजर आ रही है।
और पल पल की जानकारी हम आपको डीडी न्यूज के जरिए दे रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमीरपुर से चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं इस समय हमारे साथ। चंद्रशेखर, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है। मुकाबला कड़ा है, सभी राजनीतिक पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी, और इसके जरिए वोटरों को साधने की कोशिश होगी। और जैसे कि आपने कहा भी कि 14 लोकसभा सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी यहां पर काबिज हुई थी और उन सीटों को फिर से वापस लाने और निश्चित तौर पर जो स्वीप है वो करने की कोशिश के लिए लगातार बीजेपी यहां से अपना प्रयास कर रही है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर उनके जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं वो यहां पर आज जनता से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे और तमाम जो केंद्र की योजनाएं हुई हैं उनके बारे में वो निश्चित तौर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिपोर्ट कार्ड वो पिछले 10 सालों का वो देते हैं लोगों को, वो देखने वाली बात होगी। और ये जो सियासी समीकरण है वो इस प्रकार से भी है क्योंकि ये बुंदेलखंड के इलाके में आता है और यहाँ पर अपनी एक मूलभूत समस्याएं जो हैं पानी की रही हों, चाहे वो कनेक्टिविटी की रही हों, तो उसमें किस प्रकार से काम किया गया है पिछले 10 सालों में, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर एक पैकेज देने की बात हो बुंदेलखंड को, वो निश्चित तौर पर वो रखेंगे लोगों के सामने। और ये सियासी समीकरणों को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है क्योंकि एनडीए गठबंधन इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और उनके बीच में जो मुकाबला है वो भी इस बार कांटे का देखा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रशेखर, हमीरपुर में इस वक्त आप मौजूद हैं। अगर हमीरपुर की बात करें तो क्या कुछ चुनावी समीकरण कहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त जनता के दिमाग पर हावी हैं? और साथ ही जब 4 चरण जा चुके हैं तो ऐसे में बूथ लेवल पर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे होंगे इस वक्त दरवाजा खटखटाने में। बिल्कुल, अभी खिलाड़ी में जुटे होंगे और क्योंकि अभी चुनाव प्रचार में समय है इनके पास, तो ये तमाम पार्टी सियासी दल जो हैं उनके जो बड़े स्टार प्रचारक हैं या बड़े नेता हैं वो यहाँ पर अभी गली गली में या फिर नुक्कड़ों में या फिर जनसभाओं के माध्यम से वो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो माइन्यूट लेवल पे जो आप बता रहे हैं कि बूथ लेवल पर जिस प्रकार से कैंपेनिंग की जाती है तो उसको लेकर के जो संगठन है उस स्तर पर काम किया जाता है। और यहाँ के जो चुनावी मुद्दों की आपने बात की, क्योंकि पिछली बार जो यहाँ पर विधायक जो लोकसभा से जो सांसद बने बीजेपी के, वो इस बार भी चुनाव मैदान में है और उनका भी रिपोर्ट कार्ड इस बार जनता के सामने रहेगा कि क्या काम इस बार हुए और विकास की तमाम जो योजनाएं रही हों उसको लेकर के भी वो अपनी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। इंडी गठबंधन जैसे मैंने बताया वो यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहा है, बसपा के भी अपने कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये समीकरण जो है वो त्रिकोणीय एक तरीके से मुकाबला होता हुआ देखिए आपको दिखता है। बीजेपी को ये उम्मीद है कि 2014 से ये सीट उनके पास थी, 2019 से भी ये सीट उनके पास रही, तो उनको लगता है कि एक माइलेज उनके पास हो सकता है कि वो 2024 में भी इसको सक्सेस करें। और तो अन्य जो दल हैं वो भी निश्चित तौर पर जया वो अपना पूरा पुरजोर जो है वो जरूर यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि वो एक सीट को किसी जगह से निकाल सकें। जी चंद्रशेखर, तो आपने सही कहा कि जिस तरीके से 2014 की बात करें तो 14 में से 12 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास आई थी, फिर 2019 में 14 में से 13 ही सिर्फ रायबरेली छोटी थी। इस बार भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि 14 में से 14 है। चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अब की बार 400 के पार के चुनावी संकल्प के साथ भाजपा चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और भाजपा के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज भी इस वक्त चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। तो अगर आपको बताएं कि इस वक्त अब की बार 400 के पार के चलते 4 चरण यहां पर हो चुके हैं और 3 चरणों के लिए अभी अभियान जारी है। सभी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक एक एक सीट के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले यूपी के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे और जिसके बाद वे उड़ीसा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। उड़ीसा के बाद शाह शाम को झारखंड जाएंगे जहां वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा उम्मीदवारों को जितवाने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य की सभी लोकसभा सीट और विधानसभा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनसभा करेंगे। नड्डा आज ओडिशा के कांटाबाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर ओडिशा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत झोंक रहा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार इस समय शबाब पर है। सियासी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष ताबड़तोड़ जनसभाएं करके अपने पक्ष में माहौल बना रही है, तो वहीं विपक्ष भी चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। और बात करें अगर आप पार्टी की, तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अमृतसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार जो है वो इस समय जोरों पर है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से रायबरेली और अमेठी में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां होने वाली हैं। अमेठी से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट। अगर बात करें रायबरेली और अमेठी की, दोनों हॉट सीट है, दोनों गांधी परिवार की सीट रही है, लेकिन इस बार फेरबदल हुआ है। रायबरेली से इस बार राहुल गांधी हैं और अमेठी से केएल शर्मा हैं। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों संयुक्त जनसभा करने वाले हैं। किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे वो रख सकते हैं? जी देखिए, 2019 में हम जानते हैं कि इसी अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े थे, वायनाड, केरल और अमेठी से। उसके बाद बीजेपी आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी लौटकर अमेठी नहीं आए और बड़ी चर्चा थी कि वायनाड से मतदान खत्म होने के बाद वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ऐलान हुआ तब वो रायबरेली से चुनाव लड़ते नजर आए। अमेठी सीट पर केएल शर्मा, जो गांधी परिवार के बहुत करीबी है, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। 2014 से आप देखें लगातार इस पूरे क्षेत्र में स्मृति ईरानी बनी रही और 19 में उन्होंने राहुल गांधी को यहां से हराया और उसके बाद यहां आवास भी बनाया। ठीक मैं इस वक्त वहीं पर खड़ा हूं जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आवास है। बहुत दिलचस्प लड़ाई है। आज देखिए सभी की निगाहें देश भर में रहेंगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ऊंचाहार रायबरेली में जो आता है, अमेठी और रायबरेली के एक तरह से देखें तो बॉर्डर पर है, वहां चुनाव प्रचार करेंगे। ऊंचाहार से जो विधायक है वो पहले एक तरह से देखें तो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज उनकी ज्वाइनिंग भी औपचारिक तौर पर हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि काफी समीकरण बदले हुए हैं। अगर आप रायबरेली की भी बात करें तो वहां पर भी दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी उम्मीदवार है और सामने है राहुल गांधी, तो वहां पर भी आप देखें 2019 से अब तक बीजेपी ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर एक तरह से बहुत दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन अमेठी में बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राहुल गांधी डर के यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा चुनाव हार सकते थे। यही वजह है कि बीजेपी का जो आत्मविश्वास है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रही हैं। हम जानते हैं कि लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में आए यहीं से चुनाव जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी डर गए थे, इसलिए यहाँ पर अमेठी में वो चुनाव लड़ने नहीं आए। तो इस तरह भी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, केएल शर्मा को कांग्रेस से उतारा। तो ये सब चर्चाएं भी हो रही हैं। इस बीच हम आज देख रहे हैं कि अमेठी के रण पर इसलिए निगाह होंगी कि बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार हमने देखा कि अमेठी में काफी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो दरअसल पूरी कोशिश
गांधी परिवार भी कर रहा है कि अपनी पुरानी परंपरागत जो ये गढ़ रहा है एक जमाने में 14 से पहले उसको वापस पा सके। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी इसलिए आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उसे लगता है कि राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने से, केएल शर्मा के कांग्रेस से उतारने से अब स्मृति ईरानी की जो राह है वो और आसान हो गई है, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। लेकिन बहुत चर्चा है 5वें चरण में इस सीट पर, अमेठी हो या रायबरेली हो। बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली दोनों ही बेहद हॉट सीट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। तो यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं जिस तरह से पीठ पीछे प्रियंका गांधी अमेठी में प्रचार कर रही हैं, लेकिन गांधी परिवार के बिना किस तरह से अलग होगा अमेठी का ये चुनाव देखने वाली बात होगी। और स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार पर करेंगे खास चर्चा विस्तार से, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकी। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नए सवेरा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। आप पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में देर रात FIR दर्ज करवाई है। अपने साथ हुई बदसलूकी पर पहली बार बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने FIR में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा, लातों से मारा और पेट पर भी मारा। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गुरुवार देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली एम्स भी पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। आप सांसद FIR और एम्स में मेडिकल टेस्ट के बाद देर रात अपने घर लौट आई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की FIR के बाद विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इसमें स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी, महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे या कार्य करना और चोट पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में CM अरविंद केजरीवाल को घेरा है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि जब CM आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो वो उस समय घर पर मौजूद थे। ऐसे में दिल्ली के CM ने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेश जाहिर कर रहे थे
उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है। और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार के इस पूरे प्रकरण में भाजपा शुरुआत से ही मुखर रही है और आप सांसद को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रही है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने आप के राघव चड्ढा के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अमित मालविया ने लिखा है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे गए और उनकी छाती और शरीर के निचले हिस्से पर बेरहमी से हमला किया गया। शायद इसलिए क्योंकि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा का क्या भाग्य होगा जो लंदन से लौटने से ही इनकार कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना तो छोड़िए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना भी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर और चर्चा करने के लिए। संजय चड्ढा, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी हमारे इस खास कार्यक्रम नया सवेरा में। लेकिन इस वक्त इस पूरी खबर पे क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, इस वक्त इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या अपडेट आ रहा है? कल रात उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ है, आधी रात करीब 3:30 बजे के आसपास वो एम्स पहुंची हैं, तो अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर यह घटना हुई है, 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर यह घटना घटती है। जो उनके करीबी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने मारपीट की है और कल करीब 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से बातचीत की और उसके बाद फाइनली उसमें एफआईआर दर्ज की गई। और क्योंकि जिस मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसे में उसमें कहीं न कहीं मेडिकल कराना होता है, तो दिल्ली पुलिस ने उनका एम्स के अंदर मेडिकल भी कराया है देर रात मेडिकल होने के बाद से लगातार विभव कुमार को ढूंढा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि आज 11 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्होंने अपने समक्ष विभव कुमार को बुलाया है, क्योंकि ये महिला का मामला है और ऐसे महिला पर जिस तरह से मारपीट हुई, ऐसे में स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सम्मन इसमें जारी किया था विभव कुमार को और आज 11 बजे उनको राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना होगा। और उससे पहले कल इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी कराया जा चुका है। तो आज उम्मीद की जा रही है अगर विभव कुमार दिल्ली में हैं तो उनको वहां पहुंचना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार उनको ढूंढ भी रही है। जी गिरीश, साथ ही मैं यहाँ संजय चड्ढा जी के पास भी आना चाहूंगी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करी है और जो आईपीसी की धाराएं विभव कुमार पर लगी है, क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है विभव कुमार के खिलाफ? देखिए, ये जो 4 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, पहली है 354, 506, 509 और 323। देखिए, इसमें से एक था जो 354 है, वो महिला की जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और ऐसी परिस्थिति में अब अगर विभव की गिरफ्तारी होती है तो उनको सबसे पहले 2-3 चीज हो सकती है। पहला ये कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी, अगर पुलिस चाहे और कोर्ट इस चीज पे अगर उनको बेल ना मिलने का भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है, दूसरा पक्ष ये है कि वो एक अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाए। ये 354 का सेक्शन वही सेक्शन है जिसको 2012 में वर्मा आयोग के सिफारिश के बाद इसमें बहुत तरमीम की गई थी और इन छोटी छोटी चीजों को भी ऐड करते हुए और एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन को क्रिएट किया गया था। इसके कई सब सेक्शंस भी हैं, 354A, B इत्यादि।
तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है इस केस की, यहां पे पुलिस को उनका सहयोग भी चाहिए होगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसलिए पुलिस चाह रही है कि उनको अरेस्ट किया जाए। जैसे अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि वो अरेस्ट पुलिस उनकी बहुत तेजी से खोजबीन कर रही है और अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कोर्ट में जाके पुलिस उनके प्रति वारंट भी इशू करवा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। पूरे राष्ट्र में हम लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से महिला की अस्मिता, महिलाओं के उसके लिए स्वयं स्वाति मालीवाल भी इसके लिए कार्यरत थी, उन्होंने काफी काम किया और आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि उनको इस तरह का चीज का सामना खुद करना पड़ा। वो खुद महिला आयोग की चेयरपर्सन। बिल्कुल संजय जी, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है जो महिला अभी कुछ वक्त पहले तक और महिलाओं के लिए इतनी मुखरता से अपनी आवाज रखती थी, आवाज उठाती थी, आज उसे इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। संजय जी, कल रात उनका मेडिकल हुआ, 3-4 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में अगर मेडिकल में ज्यादा कुछ नहीं निकलता, कौन से तथ्यों पर आपको लगता है कि कोर्ट ज्यादा तवज्जो देगी? अगर एक पीड़िता का बयान काफी है कि और ज्यादा सबूत की जरूरत है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दो, एक मेडिकल जैसा आपने सही पर फरमाया, लेकिन जो एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वो है पीड़िता का स्वयं बयान। अब ऐसे केसेस में एक बात सबको मालूम होनी चाहिए, कानून की जो व्यवस्था है वो यह है कि पीड़िता के बयान को प्राइमा फेसी, प्रत्यक्ष रूप से ये ऑन द फेस ऑफ इट सही माना जाता है। चाहे मैं ये इस केस के लिए नहीं कह रहा हूं, चाहे वो बयान गलत भी हो उसको सही माना जाता है, और दूसरे पक्ष को अर्थात जो एक्यूज है उसको डिस्प्रूव करना होता है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। इसलिए निश्चित तौर पे विभव के लिए इस वक्त परेशानियों का सबब बनेगी ये शिकायत। जी संजय जी, साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना हुई तब उस समय वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में थी, तो ये कहीं ना कहीं उनका कार्यालय हुआ, तो क्या इस केस में सेक्सुअल अगेंस्ट उनके इन वर्क प्लेस एक्ट भी लग सकता है? वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो एक एम्प्लॉई के ऊपर लगता है, और अगर वो वहां पे कोई एम्प्लॉय के तौर पे जाती और रेगुलरली विजिट करती तो उसके बाद तो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस निश्चित तौर पे नहीं लगेगा। बिल्कुल, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं। गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, कहां है विभव? वो तो दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कौन है विभव जिसको बचाने के लिए पूरी आप इस वक्त लगी हुई है? कि और ये भी जो खबर है कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ, जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह से गंभीर रूप से पिटाई हुई, तब अरविंद केजरीवाल अपने ही घर में, कार्यालय में कहीं मौजूद थे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है या सच्चाई निकलकर सामने आ रही? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे हैं विभव कुमार, और पहले भी कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए थे। अगर इस मामले की बात की जाए तो इस मामले में कल भी उनको अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखा गया था, यानी कि केजरीवाल उनको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल रात को जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्स पर लिखा था कि वो अमृतसर के अंदर में मौजूद हैं और आज वो प्रचार करेंगे। हो सकता है कि जो विभव कुमार हैं वो इस समय अरविंद केजरीवाल के साथी हों, क्योंकि कल जिस तरह से लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर जब मीडिया ने सवाल किया जया के जो स्वाति मालीवाल का जो मामला है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे, महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो ऐसे में वो इस सवाल से पूरी तरह से बचते नजर आए और उन्होंने माइक अपने सामने से हटाकर अखिलेश की तरफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी उठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी उठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल अलग होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लगातार विभव कुमार की ढूंढ की जा रही है, दिल्ली कल रात से लगातार उनको ढूंढ रही है, क्योंकि आज उनको 11 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश भी होना है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर विभव की खोज जारी ही। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर इस वक्त थोड़ी देर में चुप्पी तोड़ी स्वाति मालीवाल ने, लेकिन अगर अब हम कानूनी रूप से देखें तो उनके लिए क्या कुछ विकल्प यहाँ पर सामने आते हैं? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस लड़ाई को अगर आगे ले जाने की बात हो
देखिए, जैसा अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पे भी शिकायत की है, तो उसका भी एक परिणाम होता है। और क्योंकि वो उनके निजी सचिव रह चुके हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष जो एक कार्रवाई हो रही है, जो ऐसा भी बताया गया है कि वो भी एक अहम कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो क्रिमिनल सेक्शंस लगे हैं 4, जैसे मैंने आपको बताया, वो और कंटेंट ऑफ एफआईआर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आधार पे मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेंट होगा विभव के लिए जो अभियुक्त हैं इस केस में। जी संजय जी, तो विभव कुमार की मुश्किलें लगातार इस समय बढ़ती हुई, कानूनी कार्यवाही उन पर की जाएगी क्योंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। संजय जी, आपका और गिरीश निशाना, आपका दोनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे संदेश खाली की मौजूदा स्थिति से। आप देखते रहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार लगातार जिनकी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली में भी एक महिला और जुड़ गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से महिला के साथ दुर्व्यवहार की एक और घटना सामने आ रही है। गुरुवार को एक महिला ने 3 लोगों पर घर के बाहर से उसका अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया है कि उस पर अदालत में यह कहने के लिए दबाव डाला गया था कि क्षेत्र में महिलाओं पर कथित अत्याचार झूठे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और बालूरघाट से लोकसभा उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में महिलाओं पर उत्पीड़न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। माहौल अभी भी बहुत खराब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, CBI को और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। महिलाओं के साथ वहाँ पे बर्बरता हो रही है। और अभी TMC के एक पंचायत समिति के मेंबर ने भी उन्होंने बयान दे चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस प्रचार कर रही है वो झूठ है। सच में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है और महिलाओं के साथ प्रताड़ना हुई है और इसका जस्टिस मिलना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने भी इस घटना को निंदनीय बताया है। भाजपा उम्मीदवार ने कहा है कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और पुलिस का व्यवहार निराशाजनक है। संदेशखाली में जो आंदोलन हुआ वही आंदोलन कि लोगों ने तृणमूल बाहिनी ने गुंडा बाहिनी ने आज उनके ऊपर अटैक कर रही है। कल हमारी एक दीदी को हाथ पांव बांध के रात घर से उठा के लेके और उनको रेप किए और उनको मारने की जान से मारने की कोशिश की। उनका हाथ में आर्म्स थे, बहुत अस्त्रों थे, तो उनकी बच्चे घर से रो रहा था, इसलिए आसपास की सब जग गई और लाइटर मारने की बात उन्होंने भाग गए। उनको पकड़ नहीं सकी कि मगर भाग गए। उनकी लाइफ रिस्क से उनको अभी कोर्ट पे लाई गई। तो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आंदोलन से माँ बहन के ऊपर झूठा केसेस लगा रही है। थाने से पुलिस प्रशासन जाके रात के अंधेरे में 2 बजे 1 बजे 3 बजे जाके उनके ऊपर हमला करे, घर की ताला तोड़ के उनकी घर में घुस के उनको मारती है।
उनकी बच्चे के ऊपर अत्याचार करती है। ये जल्दी से जल्दी रुकवा दी जाए। गंभीर आरोप यहां पर लगातार लग रहे हैं कानून व्यवस्था पर टीएमसी की। और खबर आगे बढ़ते हैं, बात करें मुंबई की, तो जहां के घाटकोपर होर्डिंग मामले में ईगो मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर में गिरफ्तार किया उन्हें और पुलिस उसे गिरफ्तार कर मुंबई लेकर पहुंची। ईगो कंपनी के मालिक भावेश भिंडे पर अवैध होर्डिंग लगाने को लेकर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। इससे पहले सोमवार को पंतनगर पुलिस ने होर्डिंग के मालिक भावेश प्रभुदास भिंडे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी और भावेश की कंपनी के पास होर्डिंग लगाने का ठेका था। इसी होर्डिंग के चलते 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं अब इस मामले में भिंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खबर की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के पश्चिमोत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान में आज 45 डिग्री से ऊपर पारा चढ़ने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो यहां भी शनिवार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका जताई गई है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी सोमवार तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो यहां अगले 3 दिनों के भीतर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए पश्चिमोत्तर, मध्य पूर्वी भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। तो देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ी हुई है, लेकिन अगर बात करें कुछ और राज्यों की तो वहां पर भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अनिशा है हमारे साथ जयपुर से। अनिशा, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे कि राजस्थान में गर्मी और कितना झुलसाएगी और लू के थपेड़े कब तक और पड़ेंगे? जी, जैसा कि आपको बता दें कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में जो तापमान है वो 40 डिग्री से अधिकतर ही दर्ज किया जा रहा है। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज से यानी 17 मई से कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है कि यहाँ पे सीवियर हीट वेव भी चलने वाली है, जो आगे आने वाले 17 से 22 मई तक रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जी यहाँ पर भारी गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। अनिशा, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से उम्मीद की जा रही है या कुछ अनुमान जताया जा रहा है, कब तक राहत मिल सकती है? जी, जैसा कि कुछ इलाकों में, जैसे कि जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे है कि बारिश, हल्की बारिश और आंधी की, पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे सीवियर हॉट वेव की उन्होंने चेतावनी दी है। और करीबन आज 17 तारीख है, 17 से 22 मई तक तो ऐसे ही हालात रहने के अनुमान लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो राज्य में पारा 45 से पार जाने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियां जानेंगे, यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हमारी सहयोगी इस समय मौजूद हैं लता सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है आज समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें। सुप्रभात भावना जया। आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ सुप्रीम फैसला आया है, जो कि प्रवर्तन निदेशालय के ED की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गिरफ्तारी हो रही है उससे संबंधित है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी टिप्पणियां की हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी अगर कोर्ट के समन के बाद पेश होता है तो उसे जमानत की अर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की शर्तें भी लागू नहीं हो सकेंगी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। तो चुनाव के अब तक के हुए चरणों में 66.71% मतदान हो चुके हैं और आगामी चरणों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग अनेक पहलों को ऐसे पहल कर रहा है जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता आएं और वोट करें। इसके तहत घर घर जाकर बुजुर्गों एवं दिव्यांगों से मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू की है निर्वाचन आयोग ने, और इस प्रक्रिया का लाभ 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को मिलेगा। ये प्रक्रिया 24 मई तक चलेगी। ये कहना है CEO जो निर्वाचन आयोग के CEO P कृष्णमूर्ति हैं उनके मुताबिक। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रमुख भूमिका होती है दवाइयों की, उससे संबंधित। तो सरकार ने 41 दवाइयों की कीमतें घटाई हैं और सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि मधुमेह, दिल और लीवर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाइयों और 6 फार्मूलेशन की कीमतें कम कर दी गई हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक खबर है स्वास्थ्य से संबंधित। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि देश व्यापार जगत से जुड़ी हुई है और इसके तहत भारत अगले वित्त वर्ष में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने वाला है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के सदस्य संजीव सान्याल ने गुरुवार को कहा है कि भारत 2024-25 में 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भारत के युवा शक्ति की। तो DU के पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर हाईटेक सुविधाओं से लैस एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के 6 पूर्व छात्र और शिक्षकों ने मिलकर पद्मश्री डॉक्टर SR रंगनाथन के नाम पर DU के उत्तरी परिसर में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अध्ययन कक्ष एवं पुस्तकालय को गोद लिया है, जो पूरी तरह से डिजिटल होगा। विश्वविद्यालय में इस तरह का पहला ये अध्ययन कक्ष होगा जिसमें 100 छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। तो ये थी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रमुख समाचार। तो वाकई बेहद खास लता, यहाँ पर पूर्व छात्रों की ओर से ये प्रयास, ये कोशिश यकीनन सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इन तमाम सुर्खियों को साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं।
मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। रूस ने ब्रिटेन के रक्षा सहायक को अवांछित व्यक्ति घोषित कर उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। जासूसी के आरोपों पर इस महीने की शुरुआत में लंदन द्वारा रूसी रक्षा सहायक को निष्कासित कर दिया गया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने लंदन में रूसी सहायक को निष्कासित करने के अमित्रतापूर्ण और निराधार निर्णय के संबंध में अपना कड़ा विरोध व्यक्त करने के लिए गुरुवार को मॉस्को में ब्रिटिश दूतावास के एक प्रतिनिधि को बुलाया। हाल ही में क्रीमिया के बेलबेक एयरबेस पर हुए हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं। इन तस्वीरों में कल हुए हमले के बाद की स्थिति दिखाई गई है। मिक्सार द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में ईंधन भंडारण सुविधा के साथ साथ बेस पर स्थित 3 नष्ट हुए लड़ाकू विमान भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने 10 साल पहले यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसकी कीव के पश्चिमी सहयोगियों ने व्यापक रूप से निंदा भी की थी। कोलंबिया के उत्तर में भारी बारिश के बाद एक निर्माणाधीन बांध टूट गया, जिससे कृषि योग्य भूमि में बाढ़ आ गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने आगाह किया है कि असुरक्षित माने जाने वाली यानी कि बिना गारंटी वाले कर्ज और पूंजी बाजार वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कर सकती है समस्या खड़ी। रिलायंस रिटेल ने भारत में ब्रिटिश ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ASOS के उत्पाद बेचने के लिए साझेदारी की है। रिलायंस रिटेल ने कहा कि दीर्घकालिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत रिलायंस रिटेल भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल पर ASOS का विशेष खुदरा भागीदार होगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सर्वाधिक 3,000 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा कर दी है। उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स और घरेलू उपकरण निर्माता वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्च 2024 को समाप्ति वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 44.5% बढ़कर 76.17 रुपए हुआ। FIO ने कहा है कि चीन के पास इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण घरेलू बाजार में सामान की डंपिंग के खतरे की आशंका है। FIO के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि यदि आयात में वृद्धि या डंपिंग होती है तो व्यापार उपचार महानिदेशालय को घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 9.88% बढ़कर 301.25 करोड़ रुपए पर पहुंचा। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। एलोडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निकहत के अलावा मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की गुलनाज बुरीवायेवा को हराया।
वहीं अनामिका ने 50 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की ही तंगतार असेन को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का आमना सामना होने वाला है। एमआई टूर्नामेंट में बाहर होने वाली पहली टीम थी, जबकि केकेआर और एसआरएच और फिर डीसी ने भारी अंतर से हारने के बाद एलएसजी भी क्वालिफाइंग की रेस में बाहर हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच रद्द हो गया। बारिश की वजह से इस मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका। इस प्रकार दोनों टीमों के हिस्से एक एक अंक आए। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान हो गया है। भारत की 6 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम की अगुवाई अनुभवी खिलाड़ी अचंता शरद कमल और दुनिया की 24वें नंबर की खिलाड़ी मनिका बत्रा करेंगी। भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की मलेशिया की जोड़ी से होगा। और अब खबरें सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। चोटिल होने के बावजूद बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ फ्रेंच रिवेरा में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुई, तो वहीं अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में लेंगी हिस्सा। क्रिकेटर शिखर धवन नई पारी की कर रहे हैं शुरुआत। एक नए चैट शो धवन करेंगे के साथ होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे शिखर धवन। सीरीज स्कैम की तीसरी कड़ी में हंसल मेहता सुब्रत रॉय सहारा की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा। इस सीरीज के साथ फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर लौट रहे हैं हंसल मेहता। फ्रांस की अपकमिंग फिल्म हेड ऑफ स्टेट की शूटिंग पूरी कर ली गई है। फिल्म में इद्रीस एल्बा और जॉन सीना भी हैं। यह इलिया नेशुलर द्वारा निर्देशित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन की नई फिल्म चंदू चैंपियन का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में एक्टर को बॉक्सर के लुक में देखा जा सकता है। फिल्म के लिए कार्तिक एक बड़े बदलाव से गुजरे हैं। उन्होंने 8 से 10 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की। फिल्म का निर्देशन किया है कबीर खान ने। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। हमारे खास सेगमेंट मिजाज मौसम में मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल पहुंचने के अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर और द्वीप समूह पर मानसून के 2 दिन पहले यानी कि 19 मई को ही पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा आज से 20 मई के बीच अलग अलग दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ दिलचस्प झलकियों के साथ। जी हाँ, ये झलकियां हैं अमेरिकी नौसेना अकादमी की मजेदार झलकियां, जिसमें यहाँ के लोग हर साल की जाने वाली ये अनोखी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप भी इन एक्सरसाइज देखें और इनका आनंद उठाएं। आपका दिन मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ मुझे, जया और हमारे नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।